ये सोचिए, आप रमेश कुमार हैं, 55 साल के, यूपी में अपने पुश्तैनी घर में एक छोटी सी किराना दुकान चलाते हैं। ये घर आपके परिवार की विरासत है, यादों और इतिहास से भरा हुआ। एक सुबह आपको एक नोटिस मिलता है। आपके घर और दुकान को वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया है। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये जमीन स्टेट वक्फ बोर्ड की है। हैरान होकर आप दशकों पुराने अपने नाम के कागजात लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस भागते हैं। अधिकारी एक पुरानी रजिस्टर दिखाते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी एक लोकल दरगाह के नाम पर दर्ज है। एक ऐसा दावा जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं चला। कई राज्यों में 2025 की शुरुआत में सैकड़ों परिवारों को ऐसे ही नोटिस मिलते हैं। जिन लोगों के पास पीढ़ियों से अपने घरों की लीगल ओनरशिप थी, उन्हें अचानक बताया जाता है कि वे किसी और की जमीन पर रह रहे हैं। वक्फ एक्ट 1995 बोर्ड को बहुत ज्यादा पावर देता है। एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर लिस्ट हो जाए तो उसे चैलेंज करना लगभग नामुमकिन है। प्रूफ का बोझ आप पर, मालिक पर आ जाता है कि आप साबित करें कि आपकी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। जस्टिस के इस उलटफेर से हजारों लोग बेबस महसूस करते हैं। ये मुद्दा एक नेशनल डिबेट बन जाता है, सिर्फ रमेश के घर के बारे में नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के अधिकार और इंस्टीट्यूशंस की पावर के बारे में। एक कानून एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बिना प्रॉपर नोटिस के प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लेम करने की इजाजत कैसे दे सकता है? प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, परेशानी की कहानियां न्यूज में भर जाती हैं और पब्लिक आउटक्राई सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। वक्फ की डेफिनेशन और मैनेजमेंट को लेकर एक बड़े लीगल और पॉलिटिकल शोडाउन की स्टेज तैयार है। रमेश की कहानी एक देशव्यापी आंदोलन की चिंगारी बन जाती है। तो वक्फ क्या है? वक्फ चैरिटी का एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी को धार्मिक या चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली डेडिकेट करना। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद प्रॉपर्टी बेची, गिफ्ट की या इनहेरिट नहीं की जा सकती। इसकी इनकम कम्युनिटी वेलफेयर को सपोर्ट करती है। वक्फ बोर्ड जो 1995 एक्ट के तहत बनाए गए हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं। उनका काम प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना और ये सुनिश्चित करना कि इनकम इंटेंडेड चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो। बोर्ड प्रॉपर्टीज का सर्वे कर सकते हैं, उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं और लीज पर दे सकते हैं। प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन है। 1995 एक्ट ने बोर्ड्स को सर्वे के बाद प्रॉपर्टीज को वक्फ घोषित करने की पावर दी थी, जिसमें ऑनर्स के लिए बहुत कम सहारा था। अगर आप डिसएग्री करते थे तो आप रेगुलर कोर्ट नहीं जा सकते थे, सिर्फ एक स्पेशल वक्फ ट्रिब्यूनल। कई ऑनर्स को कभी पता ही नहीं चला कि उनकी प्रॉपर्टी रिव्यू में थी। एक सरकारी गजट नोटिस ही काफी था। सालों बाद बोर्ड इस एंट्री का इस्तेमाल ओनरशिप क्लेम करने के लिए कर सकता था, जिससे ऑनर्स को अचानक झटका लगता था। इस लूप होल की वजह से 2025 में बड़े पैमाने पर विवाद हुए। 2025 में हेडलाइंस में ये खबर छा गई कि वक्फ बोर्ड ने यूपी, एमपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पूरी कॉलोनीज, मार्केट और घरों पर दावा किया। यहाँ तक कि एक सदियों पुराने मंदिर को भी वक्फ बताया गया, जिससे गुस्सा भड़क गया। दुकानदारों को या तो किराया देने या खाली करने के लिए कहा गया। लीगल ऑनर्स अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सिस्टम से धोखा महसूस कर रहे थे। प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ये मुद्दा न्यूज और पॉलिटिक्स में छा गया। क्रिटिक्स ने वक्फ एक्ट को लैंड ग्रैबिंग के लिए एक ढाल बताया, जिसमें बोर्ड जज और जूरी की तरह काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिना नोटिस के प्रॉपर्टी राइट्स को खत्म करने के खिलाफ वार्निंग दी थी, लेकिन ग्राउंड पर इसे इग्नोर किया गया। पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स शुरू हो गए, जिसमें अपोजिशन और कम्युनिटी ग्रुप्स कानून के इरादे को लेकर आपस में भिड़ गए। देश बंट गया था और रिफॉर्म की मेंजें तेज हो गईं। बढ़ते प्रेशर के चलते सरकार ने वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करने का फैसला किया। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिटीजन, बोर्ड और एक्सपर्ट्स से इनपुट लिया। उनकी रिपोर्ट ने एक नए कानून को आकार दिया, जिसका मकसद वक्फ प्रोटेक्शन और सिटीजन के राइट्स में बैलेंस बनाना था। कैबिनेट ने जनवरी 2025 में अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया। भयंकर विरोध और प्रोटेस्ट के बावजूद बिल अप्रैल तक दोनों सदनों में पास हो गया। 5 अप्रैल को यह कानून बन गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। पहली बार वक्फ बोर्ड की स्पेशल पावर्स पर लगाम लगाई जा रही थी। नए अमेंडेड कानून में क्या नया है? अब किसी भी वक्फ क्लेम के लिए एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा पूरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी। अब कोई अनचेक्ड सर्वे नहीं होगा। ऑनर्स को नोटिफाई किया जाएगा और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें फेयर हियरिंग दी जाएगी। किसी महिला के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता और महिलाओं के इनहेरिटेंस राइट्स प्रोटेक्टेड हैं।
कानून वक्फ के पर्पस को दोबारा फोकस करता है। इसके मेन बेनिफिशियरी महिलाएं, बच्चे और गरीब होने चाहिए। डिजिटल रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी है। हर वक्फ प्रॉपर्टी को एक सेंट्रल पोर्टल पर डिटेल जियो टैग्ड डेटा के साथ लिस्ट किया जाना चाहिए। इससे एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक डेटाबेस बनता है जिससे सीक्रेट या बैकडेटेड एंट्रीज खत्म होती है। डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, लेकिन अब दोनों पक्षों को एविडेंस पेश करने का बराबर मौका मिलेगा। ये प्रोसेस ज्यादा फेयर है, जिसमें क्लेम को जस्टिफाई करने का बोझ बोर्ड पर शिफ्ट हो जाता है। ये बैड लव सिस्टम को सीक्रेसी से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ओर ले जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए ये जस्टिस की तरफ एक बड़ा बैड लव है। वक्फ बोर्ड के लिए ये प्रोफेशनलिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक कॉल है। कानून का मकसद प्रॉपर्टी राइट्स में ट्रस्ट और क्लैरिटी को रिस्टोर करना है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन को हकीकत बनाने के लिए सरकार ने जून 2025 में यूमीड पोर्टल लॉन्च किया। यूमीड यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अब सभी वक्फ एसेट्स के लिए नेशनल रजिस्टर है। स्टेट बोर्ड को हर प्रॉपर्टी की डिटेल्स, सर्वे नंबर, जियोटैग, डॉक्यूमेंट 6 महीने के भीतर अपलोड करनी होंगी। दिसंबर 2025 तक पूरा वक्फ डेटाबेस ऑनलाइन और पब्लिक होना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी डेडलाइन तक यूमीड पर रजिस्टर नहीं होती है तो उसे डिस्प्यूटेड मार्क किया जाएगा और बोर्ड के क्लेम की लीगल वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जाएगा और बोर्ड को शुरू से अपना केस साबित करना होगा। सिटीजन के लिए यूमीड एम्पावरमेंट है। जमीन खरीदने से पहले आप ऑनलाइन वक्फ क्लेम चेक कर सकते हैं। डिस्प्यूट में फंसे लोगों के लिए पोर्टल एक क्लियर पार्ट देता है। अगर बोर्ड अपना क्लेम साबित नहीं कर पाता तो आपका केस मजबूत है। यूमीड सिर्फ एक वेबसाइट से ज्यादा है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक टूल है। छिपे हुए क्लेम का दौर खत्म हो गया है। प्रॉपर्टी बायर्स और ऑनर्स के पास अब एक पावरफुल सहयोगी है। नए एक्ट ने वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर और फाइनेंस में भी रिफॉर्म किया है। अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, जिससे कानून, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में विशेषज्ञता आती है। इस कदम का मकसद गवर्नेंस को बेहतर बनाना है, हालांकि कुछ इसे दखलंदाजी मानते हैं। सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड विशाल रियल एस्टेट को मैनेज करते हैं और उन्हें प्रोफेशनल ओवरसाइट की जरूरत है। अब किसी भी वक्फ इंस्टीट्यूशन के लिए जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, मैंडेटरी ऑडिट की जरूरत होगी। ये करप्शन से निपटता है और सुनिश्चित करता है कि फंड अपने इंटेंडेड चैरिटेबल पर्पस को पूरा करें। ऑडिट पब्लिक होते हैं, जिससे बोर्ड, सरकार और कम्युनिटी दोनों के प्रति जवाबदेह बनते हैं। बोर्ड मेंबर्स को मिसमैनेजमेंट के लिए लीगल तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन रिफॉर्म्स का मकसद बोर्ड को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस में बदलना है। लक्ष्य पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना और यह सुनिश्चित करना कि वक्फ कम्युनिटी की सेवा करे। नए कानून के पास होने से तुरंत कानूनी चुनौतियां पैदा हो गईं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं में तर्क दिया गया कि एक्ट धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और भेदभावपूर्ण है। आपत्तियों में नॉन मुस्लिम बोर्ड मेंबर्स, नई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और मैंडेटरी डिजिटल रजिस्ट्रेशन शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन यूमीड जैसे अहम प्रोविजंस को आगे बढ़ने की इजाजत दी। केस चल रहा है। सरकार कानून को संवैधानिक और जरूरी बताकर उसका बचाव कर रही है। अंतिम फैसला वक्फ मैनेजमेंट और भारत में माइनॉरिटी राइट्स के फ्यूचर को आकार देगा। देश इस कानूनी लड़ाई को देख रहा है। नतीजा रिफॉर्म और धार्मिक स्वायत्तता को संतुलित करने के लिए एक मिसाल कायम करेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका आपके लिए क्या मतलब है? बायर्स के लिए यूमीड पोर्टल ट्रांसपेरेंसी लाता है। इन्वेस्ट करने से पहले वक्फ क्लेम चेक करें। ऑनर्स के लिए कानून बोर्ड की मनमानी पावर को कम करता है और फेयर इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित करता है। प्रूफ का बोझ अब ज्यादातर बोर्ड पर आता है, जिससे फेयरनेस रिस्टोर होती है। इम्प्लीमेंटेशन एक चुनौती है, खासकर दिसंबर 2025 तक सभी प्रॉपर्टीज को डिजिटाइज करना। पिछली वक्फ क्लेम की समीक्षा की भी मांग है। कानून की सफलता मजबूत एनफोर्समेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करती है। 2025 के विवाद ने प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रांसपेरेंसी पर एक नेशनल कन्वर्सेशन शुरू कर दिया है। सिटीजन के लिए मुख्य बात ज्यादा अवेयरनेस और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नए टूल्स हैं। रमेश कुमार की कहानी, जो कभी एक पर्सनल क्राइसिस थी,
ने ऐसे रिफॉर्म्स को जन्म दिया है जो सभी प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए एक ज्यादा सिक्योर फ्यूचर का वादा करते हैं।